हेलो गाइस, आई एम रिपित सिंह। वेलकम टू माय चैनल नोडल स्टडी। और आज हम लोग जा रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का पार्ट 6 को कवर करने, जिसमें हम लोग इम्यूनिटी को स्टार्ट करेंगे और फिर इम्यूनिटी को कवर करते हुए इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एवरी डे वी आर एक्सपोज टू लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स। तो हम लोग रोज़ हम लोग एक्सपोज होते हैं लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स से, जो कि सराउंडिंग में प्रेजेंट रहते हैं। बट हाउएवर ओनली अ फ्यू ऑफ दीज एक्सपोजर्स रिजल्ट इन डिजीज़। पर कुछ ही इनमें से जो एक्सपोजर होते हैं वो रिजल्ट करते हैं डिजीज़ में, मतलब कि कुछ ही इन्फेक्शियस एजेंट्स हम लोग को डिजीज़ कॉज करते हैं हमें। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट द बॉडी इज़ एबल टू डिफेंड इटसेल्फ फ्रॉम मोस्ट ऑफ दीज फॉरेन एजेंट्स। क्योंकि हमारे बॉडी के पास ऐसी एबिलिटी है कि वो ज़्यादातर इन फॉरेन एजेंट्स से, इन इन्फेक्शियस एजेंट्स से वो लड़ सकती है, वो अपने आप को डिफेंड कर सकती है। This overall ability of the host to fight the disease-causing organism is conferred by the immune system, and that is called immunity. तो ये जो पूरी ओवरऑल एबिलिटी है हमारे बॉडी की या फिर होस्ट की, कि वो एक डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जो कि पैथोजन हो उससे फाइट कर सके, विच इज़ प्रोवाइडेड, कन्फर्म मतलब प्रोवाइडेड बाय द इम्यून सिस्टम, जो कि हमारी इम्यून सिस्टम हमें प्रोवाइड कर रही है, हम उस होस्ट को या हमारी बॉडी को। तो इस चीज़ को इम्यूनिटी कहते हैं। और ये इम्यूनिटी दो टाइप की हो सकती है, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो आप नाम से ही पता लगा सकते हैं कि इनका मतलब क्या होगा। तो चलिए हम लोग इनेट इम्यूनिटी से स्टार्ट करते हैं। इनेट इम्यूनिटी इज़ नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस। तो ये एक बहुत मेजर डिफरेंस है इनेट और एक्वायर्ड के बीच में। ये स्पेसिफिक नहीं है, ये नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस है, मतलब कि ये स्पेसिफिक नहीं रहता कि कौन से पैथोजन के अगेंस्ट कैसा एक्ट करेगा। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, मतलब आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है ना, कि ये मतलब सबको एक बराबर मानता है और सब पे एक जैसे अटैक करता है। मतलब ये देखता नहीं है कि कौन सा पैथोजन है, पहले हम कभी इससे मिले हैं, एनकाउंटर हुआ है हमारा कि नहीं, एंड दैट इज़ प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो इनेट इम्यूनिटी हमारे बर्थ से ही प्रेजेंट रहती है हमें, एंड दिस इज़ अकम्प्लिश्ड बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स टू द एंट्री ऑफ फॉरेन एजेंट्स टू आवर बॉडी। और ये इनेट इम्यूनिटी कैसे प्रोवाइड की जाती है? बहुत सारे बैरियर्स के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। तो ये मेजरली 4 बैरियर्स है जिनको हम लोग जा रहे हैं पढ़ने। इनेट इम्यूनिटी कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ बैरियर्स। दीज आर 4 बैरियर्स होते हैं: फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर, एंड फोर्थ होता है हमारा साइटोकाइन बैरियर, जिसको हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो चलिए पहले बैरियर से स्टार्ट करते हैं, फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर आप समझ ही रहे हैं, जो कि फिजिकली हमें प्रोटेक्ट कर रही है, जो कि इनफैक्ट स्किन है। आप जानते हैं कि स्किन नहीं होती तो हम लोग का फिर बहुत ही चांस बढ़ जाता है। स्किन ही तो इतना प्रोवाइड करती है, जो एपिथेलियम लेयर है उस पर, वो इतना हमें प्रोटेक्ट करता है बाहर की सराउंडिंग्स की चीज़ों से, एजेंट्स से, जो कि डिजीज़ कॉज कर सकते हैं और जो कि बहुत जानलेवा हो सकता है हमारे लिए। तो स्किन ऑन आवर बॉडी इज़ द मेन बैरियर, जो कि सबसे बड़ी बैरियर है, विच प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एंट्री को प्रिवेंट कर रही है हमारे बॉडी के अंदर आने से। Mucous coating of the epithelium lining the respiratory, gastrointestinal, urogenital tracts also helps in trapping the microbes entering into our body. तो मान लो कि हमारा, देखिए स्किन तो मेन बैरियर है, पर मुंह से अगर कोई बैरियर अंदर आ गया हमारे बॉडी में, क्योंकि मुंह या फिर नाक से अंदर आ गया अगर कोई माइक्रोब हमारे बॉडी में, सॉरी, तो अगर माइक्रोब कोई आ गया तो उसका क्या होगा? जो म्यूकस कोटिंग प्रेजेंट है रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और यूरोजेनाइटल, ये आपको 3 ट्रैक्ट याद रखना है। रेस्पिरेटरी तो आप जानते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पे आप जानते होंगे, जो कि स्टमक और गट रिलेटेड एरियाज़ को डिनोट करता है। और यूरोजेनाइटल मतलब कि आप कह सकते हैं यूराइनरी और जेनाइटल ट्रैक्ट को एक साथ यूरोजेनाइटल बोल रहे हैं, जिसमें इंक्लूड होता है किडनी, यूरेटर हो गया, यूरेथ्रा हो गया, यूराइनरी ब्लैडर हो गया, ये सब। तो इस पर जो म्यूकस की कोटिंग प्रेजेंट रहती है। अब देखिए म्यूकस का नेचर कैसा होता है। म्यूकस बहुत स्टिकी होता है, ओके, तो होता है जिससे वो ट्रैप कर लेता है पैथोजेंस को और दूसरे डस्ट पार्टिकल्स को, सो दैट वो हमारे डिफरेंट पार्ट्स में बॉडी में एंटर ना कर सके। तो रेस्पिरेटरी रोकेगा, रेस्पिरेटरी जो होता है, रेस्पिरेटरी में जो ट्रैक में प्रेजेंट रहता है म्यूकस कोटिंग, वो मेजरली लंग्स में पैथोजेंस को आने से रोकता है या फिर डस्ट पार्टिकल को। और सीलिया भी उस पर प्रेजेंट रहता है, जो कि दोनों एक साथ काम करते हैं। सो ये हो गया हमारा फिजिकल बैरियर, ठीक है ना, म्यूकस कोटिंग एंड द स्किन। फिजियोलॉजिकल बैरियर की बात कर लेते हैं, जो कि एसिड हो गया हमारे स्टमक में। आप जानते हैं कि एचसीएल का सिक्रीशन कितना ज़्यादा होता है, पीएच 1.8 तक पहुंचता है, हमारा पेट में पीएच होता है।
जो कि अगर कोई पैथोजन हमारे पेट में हमारे बॉडी में अगर डिजीज़ कॉज कर रहा है इंटेस्टाइनल में, जैसे आप लोग देखे होंगे पहले चैप्टर्स में, जैसे मतलब पहले वाले पोर्शन में, जैसे एस्कारिस हो गया, अमीबिया, ये एंटामीबा हिस्टोलिटिका हो गया, तो ये सब इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं। तो ये सर्वाइव कर जाते हैं, ये अडेप्ट कर लेते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, जो कि होता है हमारे पेट में सर्वाइव कर जाते हैं, क्योंकि एसिड का इतना वो होता है, पीएच कम होता है, तब भी उसको सर्वाइव कर लेते हैं, तभी वो हमारे में इन्फेक्शन कॉज कर पा रहे हैं। सलाइवा हो गया माउथ में, और टीयर्स फ्रॉम आइज ऑल प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। तो इसमें एसिड हो गया HCl का, और सलाइवा और टीयर्स में एक ही चीज़ प्रेजेंट होती है, जो कि होती है लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम जो होती है वो किल करती है बैक्टीरिया को और माइक्रोब्स को, जिसकी वजह से ये प्रिवेंट करती है माइक्रोबियल ग्रोथ। तो आपको ये याद रखना कि सलाइवा और टीयर्स में लाइसोजाइम प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और तीसरा सेल्यूलर बैरियर आप समझ सकते हैं नाम से कि जो सेल इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है ना। और वो कौन से सेल्स होते हैं, वो WBC होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। तो सर्टेन टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स जो कि WBC होते हैं ऑफ आर बॉडी लाइक पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। तो एक टाइप के ल्यूकोसाइट्स हैं PMNL न्यूट्रोफिल्स भी बोलते हैं इनको। और ये जो PMNL न्यूट्रोफिल्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अबंडेंट इनेट इम्यून सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में, और ये सबसे पहले किसी भी इन्फेक्शन में सबसे पहले यही प्रोड्यूस होते हैं, और डिफेंस मैकेनिज्म में सबसे पहला रोल इन्हीं का होता है, PMNL न्यूट्रोफिल्स का। तो ये आपको रिमेंबर करना, और इसका फुल फॉर्म भी पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, इसके नाम से भी आपको यही चीज़ पता चलोगी जो मैंने बताया अभी। तो ये हो गया। एंड मोनोसाइट हो गया। अब मोनोसाइट आप शायद पिछले क्लास में पढ़े होंगे कि जो न्यूट्रोफिल और ब्लड फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर में, कि जो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट होते हैं एक साथ काम करते हैं, और वो बेसिकली डिस्ट्रॉय करते हैं फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को, और ये रोल होता है, क्योंकि आखिर दोनों WBC तो हैं, तो वही रोल रहेगा। तो मोनोसाइट हो गया। एंड नेचुरल किलर हो गया। नेचुरल किलर क्या होता है, NK सेल्स भी बोलते हैं इनको। ये एक टाइप के लिम्फोसाइट ही होता है, और लिम्फोसाइट तो WBC होता है। तो जो जैसे B और T लिम्फोसाइट्स होते हैं, आप जो ने पढ़ा होगा, तो वैसे ही NK सेल्स भी होते हैं, नेचुरल किलर लिम्फोसाइट्स भी होते हैं। और ये NK सेल्स की डिस्कवरी हुई थी, फर्स्ट दे वे डिस्कवर्ड कि इनको ऐसा पाया गया था कि वो सेल्स होते हैं जो कि किल करते हैं ट्यूमर सेल्स या फिर कैंसर सेल्स को। ऐसे इनकी डिस्कवरी हुई थी इस रोल की वजह से, ठीक है। इनके इन द ब्लड एज वेल एज मैक्रोफेजेस जो कि WBC हैं, जो कि टिश्यूज़ में प्रेजेंट रहते हैं, टिश्यूज़ कैन फाइगोसाइटोस एंड डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स। तो फाइगोसाइटोसिस का तो आप प्रोसेस जानते हैं कि इंजेस्टिंग पार्टिकल्स एंड माइक्रोब्स को इंजेस्ट करने का प्रोसेस फाइगोसाइटोसिस कहलाता है। तो ये सब जो होते हैं सेल्स इन फाइगोसाइटोस और कर लेते हैं, मतलब इंजेस्ट कर लेते हैं माइक्रोब्स को, या फिर डिस्ट्रॉय कर देते हैं माइक्रोब्स को, ठीक है ना। तो ये सब सेल्स इन्वॉल्व है। तो सेलुलर बैरियर में आपको सेल्स के नाम याद रखने हैं, कौन कौन से, PMNL न्यूट्रोफिल्स along with monocytes and natural killer, which is a type of lymphocyte, and macrophages which are present in tissues. You have to remember कि कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। साइटोकाइन बैरियर अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो इसमें साइटोकाइन का मतलब क्या होता है। साइटोकाइन एक टाइप का प्रोटीन है या फिर एक टाइप का सब्सटेंस है, जो कि सिक्रीट किया जाता है इम्यून सेल्स के थ्रू या फिर नॉन इम्यून सेल्स के थ्रू, ठीक है ना। तो प्रोटेक्शन के लिए, इम्यून रिस्पॉन्स के लिए ही इसका सिक्रीशन होता है। तो इसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस आ सकते हैं, ठीक है ना, साइटोकाइन में। तो साइटोकाइन बैरियर जो हो जाता है वो हो जाता है, इंटरफेरॉन्स भी आते हैं, इंटरल्यूकिन्स भी आते हैं, और बहुत सारे होते हैं। तो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स जो होता है दे सिक्रीट प्रोटीन्स। तो ये वही मैंने बोला, प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स कॉल्ड इंटरफेरॉन्स। तो इंटरफेरॉन्स एक टाइप के प्रोटीन है जो कि विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फॉर फर्दर वायरल इन्फेक्शन। तो जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स हो गए वो प्रोटीन सिक्रीट करते हैं इंटरफेरॉन की जो दूसरे नॉन इन्फेक्टेड सेल्स हैं वो बचे रह सकें, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके वायरल इन्फेक्शन के थ्रू। तो मैंने यहाँ पे बोला था कि बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो क्यों, क्योंकि ये इंटरफेरॉन, ठीक है, ये वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सिक्रीट कर रहे हैं टू प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड वायरस सेल्स। अब यहाँ कन्फ्यूजन ये आता है कि आप आगे आप चैप्टर में पढ़ेंगे, एक वो होते हैं अल्फ़ा इंटरफेरॉन्स होते हैं। मैं दिखा दूँ तो आपको शायद अभी आगे मिलेगा, ये अल्फ़ा इंटरफेरॉन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में आपको मिलेगा, ये इधर है, ठीक है ना। तो अल्फ़ा इंटरफेरॉन मिलता है, तो ये अल्फ़ा इंटरफेरॉन, और उसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। बेसिकली वो जो अल्फ़ा इंटरफेरॉन है वो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर होता है, मतलब वो कैंसर पेशेंट्स को दिया जाता है कि जिससे उनका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होकर ट्यूमर सेल्स को मार सके,
ठीक है ना, कैंसर सेल्स को मार सके, उसके लिए अल्फा इंटरफेरॉन्स को प्रोवाइड किया जाता है। और ये इंटरफेरॉन्स वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सिक्रीट करते हैं टू प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। तो ये आपको याद रखना है। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में पढ़ लेते हैं। एक्वायर्ड आप समझ सकते हैं कि हम इसे एक्वायर कर रहे हैं अपने लाइफ में, अपने जीवन शैली में बोले तो, ठीक है ना ज़्यादा हिंदी होगी ना, तो अपने लाइफ में, ठीक है ना, तो हम अपने इस चीज़ को एक्वायर कर रहे हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑन द अदर हैंड इज पैथोजन स्पेसिफिक। जैसे मैंने बोला था वो नॉन स्पेसिफिक था और ये स्पेसिफिक है, मतलब कि ये पैथोजन स्पेसिफिक है। ये जिस पैथोजन को पहचानेगा उसी को अच्छे से एक्ट करेगा, वरना फिर इसको थोड़ा टाइम लगता है घुलने मिलने में, ठीक है ना। समझ सकते हो यार, जैसे आप किसी, अब आपका कोई दोस्त होगा, जब उससे आप पहली बार मिलोगे तो ज़्यादा अच्छे से बात नहीं हो पाई होगी, है ना, थोड़ा इंट्रोवर्ट हो गया आप, है ना, यार मतलब थोड़ा शर्मा रहा है, तो टाइम लग रहा है यार अच्छे से बातचीत होने में खुल के, तो थोड़ा टाइम लगता है। पर दूसरी बार आप बार बार जब उससे मिलेंगे तो आप एकदम खुल के, हाँ भाई एकदम यार व्यार चलता रहता है, पता नहीं क्या क्या, है ना, और बहुत कुछ चलता है, मैं बोल नहीं सकता, तो भाई वो सब होता है, ठीक है ना। तो उसी की तरह है ये भी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब भाई इट इज़ पैथोजन स्पेसिफिक, भाई हाँ भाई जिसको जान रहा है उसी के साथ ज़्यादा अच्छे से होगा इंटरेक्शन, ठीक है ना। तो इट इज़ कैरेक्टराइज में मेमोरी, तो समझ लो, रिलेट कर सकते हो आप, बार बार नहीं बताऊँगा। तो इट इज़ कैरेक्टराइज बाय मेमोरी, ठीक है ना, आपकी मेमोरी। तो दिस मीन्स व्हेन आवर बॉडी एनकाउंटर्स पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम इट प्रोड्यूसेस अ रिस्पॉन्स कॉल्ड प्राइमरी रिस्पॉन्स विच इज़ ऑफ लो इंटेंसिटी। तो जब भी हमारी बॉडी किसी पैथोजन से पहली बार एनकाउंटर करती है तो एक प्राइमरी रिस्पॉन्स वो प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना, जिसकी इंटेंसिटी लो होती है, मतलब उतना वो तगड़ा रिस्पॉन्स नहीं होता है उस पैथोजन के खिलाफ, क्योंकि अब भाई जान नहीं रही है, पहली बार आया है तो ये थोड़ा एक्वायर करेगा ना। तो बार बार अगर उससे सब्सिक्वेंट अगली बार जब सब्सिक्वेंट एनकाउंटर विद द सेम पैथोजन एलिसिट्स अ हाईली इंटेंसिफाइड सेकेंडरी और एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स। तो जब अगली बार मिलेगा ना तो भैया अच्छे से रगड़ के एकदम हाईली इंटेंसिफाइड रिस्पॉन्स मारते हैं सीधा, सेकेंडरी एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स बहुत हाईली इंटेंसिफाइड रहता है। तो ये डिफरेंस है, ठीक है ना। और दिस इज डिस्क्राइब टू द फैक्ट, तो इससे हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी अपीयर्स टू हैव मेमोरी ऑफ द फर्स्ट एनकाउंटर। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी के पास एक मेमोरी है पहले एनकाउंटर की, जो पहला एनकाउंटर हुआ था हमारा उसके साथ, उसकी मेमोरी है हमारी बॉडी के पास, है ना, जिसकी वजह से वो दूसरी बार अच्छे से बढ़िया हाईली इंटेंसिफाइड सेकेंडरी या एमनेस्टिक रिस्पॉन्स पाएगी। अब इसका भाई अंदर में मैकेनिज्म क्या है, क्योंकि भाई देखिए पहली बार आपका इंटरेक्शन हुआ पैथोजन से, तो अगर वो अननोन है तो क्या होगा कि अब हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनेंगी उस एंटीजन के खिलाफ, तो एंटीबॉडीज़ बनने में थोड़ा टाइम लगेगा उसके खिलाफ। पर एक बार जो बन गई ना एंटीबॉडीज़, अब दूसरी बार वो आए तो एकदम अच्छे से रगड़ लेंगे हमारी एंटीबॉडीज़ उसको, क्योंकि पहले से ही बनी हुई है, क्योंकि एक एनकाउंटर पहले ही हो चुका है प्राइमरी में, ठीक है ना, तो थोड़ा टाइम लगा बनने में। पर ये जब प्राइमरी रिस्पॉन्स आप बोलोगे लो इंटेंसिटी का, तो हमने तो एकदम मेरा हालत ख़राब हो जाएगी। पर नहीं भाई, इनेट इम्यूनिटी क्यों है, तब तक इनेट इम्यूनिटी कारवा संभालती है एकदम अपना, मतलब वो ये तो डिस्क्रिमिनेट नहीं करती, भाई कोई भी आए तो अपना काम तो लगा रहना चाहिए इनेट इम्यूनिटी का। तो इनेट इम्यूनिटी हम एक्ट करती है जब तक प्राइमरी रिस्पॉन्स अच्छे से नहीं आ जाता, क्योंकि उसमें टाइम लगता है, ठीक है। ये हो गया। अब एंटीबॉडी बन जाएगी तो दूसरी बार आए तो एकदम अच्छे से। और आपको ये भी बताना चाहिए कि अब भाई इम्यूनिटी पढ़ रहा है, तो पर्सन विथ स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी जो होता है उसमें क्या होगा कि ज़्यादा एंटीबॉडी का काउंट होगा, तो वो जल्दी डिटेक्ट कर पाएगा किसी पैथोजन को, और फिर उनका एनामनेस्टिक या फिर सेकेंडरी रिस्पॉन्स हायर इंटेंसिटी का रहेगा, ठीक है ना। तो वो जो होते हैं ना, वो उनको बोलते हैं कि इनकी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, और स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी मतलब दोनों इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है। और करते कैसे भाई, खाना पीना अच्छे से खाओ, फाइबर रिच फूड खाओ, और WBC को इंक्रीज कर सकते हैं आप, है ना, क्योंकि बहुत सारे खा सकते हैं, जैसे कि जिंक हो गया, तो वो भी कंसिडर किया जाता है बेस्ट फूड टू इंक्रीज WBC। और वैक्सीन लगवा के भी तुम इम्यूनिटी इंक्रीज कर सकते हो। कैसे भाई, आप पैथोजन स्पेसिफिक हो जाओगे। कोविड में यही ना हुआ भाई, हम लोग इनएक्टिवेटेड पैथोजन ले रहे थे, तो वो इनएक्टिवेटेड पैथोजन लिए तो क्या हुआ उससे, हमारी बॉडी, मतलब वो तो इनएक्टिवेटेड डेड है, पर हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस की। तो अगली बार जब असली में अगर एक्चुअल जब हमें वो इन्फेक्शन होगा तो हमारी एंटीबॉडीज़ रेडी हैं उसको मारने के लिए, ठीक है ना, और उससे लड़ाई करने के लिए, किससे, असली वाले से, ठीक है ना, हमारी एंटीबॉडीज़। प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेज आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ टू स्पेशल टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। तो हमारे बॉडी में दो टाइप ऑफ स्पेशल लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट रहते हैं, आप जानते हैं, आर बी एंड टी लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट रहते हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स पूरा यही लोग संभालते हैं, ठीक है ना। बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स आपने पढ़ा भी होगा क्लास 11 में। और द बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन्स इन रिस्पॉन्स टू पैथोजेंस। तो बी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं वो एक आर्मी ऑफ प्रोटीन्स प्रोड्यूस करती हैं
इन रिस्पॉन्स टू पैथोजेंस इन आवर ब्लड टू फाइट विद देम, ठीक है ना। और यही जो प्रोटीन्स होती हैं ये एंटीबॉडीज़ कहलाती हैं, जिनके बारे में अभी मैं बात कर रहा था। और ये जो है ये स्ट्रक्चर है एंटीबॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत अच्छे से इसका एक एक चीज़ बहुत अच्छे से आपको देखना है, कितने डाइसल्फाइड ब्रिजेस बॉन्ड्स हैं और कहाँ क्या है, कितने लाइट चेन, वो सब तो ठीक है, पर आपको मतलब हर चीज़ एकदम अच्छे से इसमें जानना पड़ेगा। एकदम डायग्राम वायग्राम बना के एकदम प्रैक्टिस कर लेना, बोर्ड वोर्ड में पूछ लिया जाता है बहुत बार। और वरना फिर लेबलिंग के लिए भी आ सकता है, लेबलिंग के लिए तो बहुत कम चांस है, वैसे मेरे में आया था, तो मेरे तो प्री बोर्ड में आ गया था, इसलिए बोल रहा हूँ। से इसमें कुछ है नहीं, बट हाँ बनाना सीख लेना, क्योंकि अगर बनाने को आ जाएगा तो ये सब अच्छे से बना लेना चाहिए, ठीक है ना। और ब्रिजेस कहाँ पे बन रही हैं ये भी अच्छे से आपको आना चाहिए, और कहाँ कहाँ पे, ठीक है ना, बॉन्ड किन के बीच में। तो बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन्स इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन, कर लिया इनको एंटीबॉडीज़। और ये एंटीबॉडीज़ प्रोटीन्स है। आप पढ़े होंगे कि पिछले क्लास में 11th में कि हमारे बॉडी के बॉडी फ्लूइड में, ब्लड में 3 टाइप के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक होता है ग्लोब्यूलिन, एक होता है एल्ब्यूमिन और एक होता है फाइब्रिनोजन, ठीक है ना, 3 होते हैं। तो इसमें क्या है कि सबसे ज़्यादा एल्ब्यूमिन होता है जो कि ऑस्मोटिक बैलेंस रेगुलेट करता है हमारा, और फिर फाइब्रिनोजन आता है तो, और वो ये क्लॉटिंग में रिस्पॉन्सिबल है। तो थर्ड अपना ग्लोब्यूलिन आता है जो कि डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व है। तो ये ग्लोब्यूलिन सबसे कम होता है। तो ये जो एंटीबॉडी है ना, ये ग्लोब्यूलिन का एग्जांपल है, जिसको हम लोग इम्यूनोग्लोब्यूलिन बोलते हैं, शॉर्ट में आईजी लिखते हैं, ठीक है ना, इम्यूनोग्लोब्यूलिन। तो एंटीबॉडीज़ हो गई। तो द टी सेल्स जो कि टी लिम्फोसाइट है, देमसेल्फ डू नॉट सिक्रेट एंटीबॉडीज़। तो टी सेल्स जो होती हैं वो एंटीबॉडी सिक्रेट नहीं करती, बट वो बी लिम्फोसाइट्स को हेल्प करती हैं टू प्रोड्यूस देम, ठीक है ना। बी लिम्फोसाइट्स मेनली रिस्पॉन्सिबल हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड एंटीबॉडी के सिक्रीशन के लिए, फिर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। और टी लिम्फोसाइट उनको हेल्प करते हैं प्रोड्यूस करने में। ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज़ 4 पेप्टाइड चेन्स, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 4 पेप्टाइड चेन्स हैं, और 2 इसमें स्मॉलर हैं या फिर लाइट चेन्स हैं, और 2 लंबे और हैवी चेन्स है। तो एंटीबॉडी को हम लोग H2L2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। होप है आपको साइड में नोट्स दिख रहे होंगे, आप नोट कर सकते हैं उसको, मैंने बनाया है। तो इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें भी हैं, ठीक है ना, तो बहुत अच्छा होगा, आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। एंड ख़त्म ही है फिर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी। बहुत डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होती हैं, और आपको याद रखना होगा इनका नाम, IgA, IgM, IgE, IgG आर सम ऑफ देम। तो ये जो होती है ये एंटीबॉडीज़ हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको ये बता दूं कि इसमें कुछ एक्स्ट्रास भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब देखिए, आपको ये तो याद रखना ही है नाम, तो कैसे याद रख सकते हो? मैं तो ऐसे याद रखता, मैं एमेग करके याद रखता था, ठीक है ना, एमेग। बट यहाँ पे थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है IgD के साथ। IgD ये होता है, IgD भी 5वां इम्यूनोग्लोबिन या फिर एंटीबॉडी है, जिसका नाम NCERT में नहीं लिया गया है। तो भाई यहाँ पे थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है IgD के साथ। तो आप, अगर आपके पास टाइम हो तो आप ट्विटर पे ट्रेंड कर सकते हैं जस्टिस फॉर IgD, ठीक है ना। बेचारा यार, इसका नाम नहीं आया, फेमस नहीं हुआ ना, तो अब बताएंगे हम क्यों नहीं आया, ठीक है ना, थोड़ी देर में। कार्टून ऑफ एन एंटीबॉडी इज़ गिवन इन फिगर 8.4। ये कार्टून दिया है, अच्छे से बना लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम वायग्राम। एंड बिकॉज दीज एंटीबॉडीज़ आर फाउंड इन द ब्लड, द रिस्पॉन्स इज कॉल्ड एज ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। तो ब्लड में पाई जाती है तो ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। क्यों? क्योंकि ह्यूमरल जो जानते हो ना, उसका मीनिंग ही यही होता है कि मीनिंग ह्यूमरल का होता है रिलेटेड टू बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड मतलब ब्लड, तो जो भी, तो ह्यूमरल का मीनिंग ही यही होता है, इसलिए। और एंटीबॉडीज़ हमारे ब्लड में पाई जाती है, तो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स को हम लोग ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स भी बोल देते हैं। और देखिए, मैंने जो नोट्स बनाया इसमें ऐसे ही एरो करके बनाया है, तो समझ रहे हो, आपको लिखना नहीं पड़ रहा है जो मैंने बताया, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप देख सकते हैं मेरे नोट्स को, अगर अच्छे लगे तो आप कर सकते हैं। मैं अभी सोच समझ के बनाया हूँ यार, थोड़ा मेहनत लगी है, थोड़ा देख लेना, ठीक है ना। दिस इज़ वन ऑफ द 2 टाइप्स ऑफ द आर एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स। तो भाई एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है 2 टाइप होता है, एक एंटीबॉडी मीडिएटेड और एक सेल मीडिएटेड। सेल मीडिएट में बताता हूँ। एंटीबॉडी मीडिएटेड तो ये B सेल से रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स वही बोलते हैं। तो सेकेंड टाइप होता है वो होता है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स या फिर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है जो कि आपकी टी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करती है। तो मतलब टी लिम्फोसाइट रिस्पॉन्सिबल है, टी सेल्स। तो टी लिम्फोसाइट्स मीडिएट करते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को। इसमें मतलब आपका अगर सेल अगर दूसरा है, अगर बाहर से कोई सेल आया है
तो उसमें एक HLA का चक्कर आ जाता है, जो कि मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा जब हम लोग ग्राफ्ट के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। तो अगर सेल जो अगर बाहर का आ जाता है, फॉरेन सेल आ जाता है, तो उसको हमारी बॉडी एज एंटीजन कंसिडर करके फॉरेन एजेंट कंसिडर करके उसे पे अटैक कर देती है, जिसको हम लोग आगे ग्राफ में पढ़ने वाले हैं। जब तक मैं बोला था कि यार हाँ एमेक, तो एमेक का यार फंक्शन डाल लो, तो डी का भी यार थोड़ा डी के अलग से लिख दिया हूँ क्योंकि NCERT में नहीं मेंशन है यार। NCERT को भी थोड़ा समझना पड़ेगा ना हम लोग को, यार उसको इज्जत देनी पड़ी चाहिए। नहीं लिखा है तो थोड़ा दूर ही लिखो, ठीक है ना, इन सबको पास में। तो देखो अब मैं बताता हूँ, देखो IgA जो हो जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोलेस्ट्रम में मिलता है जो कि येलोइश फ्लूइड होता है मदर का, ठीक है ना। और सलाइवा तो आप जानते ही, म्यूकस, स्वेट और टीयर्स में IgA जो होता है ये वाला एंटीबॉडी पाया जाता है। IgM देख लेते हैं, ये फर्स्ट जनरेटेड एट द टाइम ऑफ डिफेंस, मतलब ये पहली जो मतलब को भी जब अटैक होता है, इन्फेक्शन होता है, तो पहला जो डिफेंस में पहला जो एंटीबॉडी बनता है वो IgM होता है। IgE देख लेते हैं, वेरी स्मॉल क्वांटिटी, बहुत सबसे कम क्वांटिटी में जो एंटीबॉडी हमारे बॉडी में बनता है वो IgE होता है, और ये एलर्जिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व रहता है या रिस्पॉन्सिबल रहता है, जो कि आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। एलर्जी IgG मोस्ट अबंडेंट है, सबसे ज़्यादा यही प्रोड्यूस होता है, IgG सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है हमारे बॉडी में, एंटीबॉडी जो सबसे ज़्यादा वो IgG। तो आप देखो मैं ये सब क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आप इतने इन्फॉर्मेशन से आप इसके थोड़े एडवांस क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इतनी नॉलेज है ना, तो आप इससे रिलेट कर सके थोड़े हार्ड क्वेश्चंस भी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए मैं थोड़ी नॉलेज दे रहा हूँ, थोड़ा शॉर्ट में ही आपको मैं ये चीज़ लिखवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप इतना जान जाएंगे तो आप बहुत ही अच्छा कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इससे रिलेटेड, इसके फंक्शन से रिलेटेड, ठीक है ना, थोड़ा रिलेट करके। और IgG भी हो गया, और यहाँ IgG एक अकेला एंटीबॉडी है जो कि प्लेसेंटा के थ्रू पास हो सकता है, और ये एम्ब्रियो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, अर्ली एम्ब्रियो को, तो ये IgG ही होता है। और फिर आखिरी में IgD की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसको NCERT ने मेंशन नहीं किया है। ये इन्वॉल्व रहता है एक्टिवेशन ऑफ बी सेल्स मतलब बी लिम्फोसाइट के एक्टिवेशन में इन्वॉल्व रहता है। बट ये बी सेल एंटीजन रिसेप्टर की तरह काम मतलब इसको पाया गया था, और ये बी सेल के मैच्योरेशन, मेंटेनेंस, एक्टिवेशन और साइलेंसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बट अभी इसका एग्जैक्ट फंक्शन नहीं पता है, इसका एग्जैक्ट फंक्शन अनक्लियर है, अभी अच्छे से क्लियर नहीं है एग्जैक्ट फंक्शन इसका, इसलिए NCERT ने इसको मेंशन नहीं किया। पर यार नाम तो दे ही सकते थे, चलो ठीक है, अब नहीं दिए तो क्या कर सकते हैं, है ना। नहीं था थोड़ा, पर ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी ऑफन व्हेन सम ह्यूमन ऑर्गन्स लाइक हार्ट, आई, लिवर, किडनी फेल टू फंक्शन सेटिस्फैक्टरीली, ट्रांसप्लांटेशन इज़ द ओनली रेमेडी टू इनेबल द पेशेंट टू लिव अ नॉर्मल लाइफ। तो बहुत बार क्या होता है कि यार कुछ हमारे ऑर्गन्स होते हैं, बहुत वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, काम करना अच्छे से बंद कर देते हैं, तो फिर क्या होता है, उनको रिप्लेस करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, ठीक है ना। तो हमें रिप्लेस करना रहता है, तो क्या कर सकते हैं, ट्रांसप्लांटेशन ही करना पड़ता है, सो दैट वो अच्छे से लाइफ अपनी जी सके। Then a search begins to find a suitable donor. Why is it that the doctors cannot be organs cannot be taken from just anybody? What is it that the doctors check? क्या क्या है वो चीज़ जो कि डॉक्टर चेक करते हैं, और फिर जब हम लोग ढूंढते हैं ऑर्गन किसी सूटेबल डोनर को कि वो ऑर्गन डोनेट कर सके, तो क्या चीज़ हम अपने दिमाग में रखते हैं, ग्राफ्ट्स फ्रॉम जस्ट एनी सोर्स, या कोई एनिमल, क्या कोई दूसरा प्राइमेट और एनी ह्यूमन बींग्स कैन नॉट बी मेड सिंस द ग्राफ्ट्स वुड बी रिजेक्टेड सूनर और लेटर। तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते भाई कि हम लोग जो ऑर्गन है वो किसी जानवर से, किसी दूसरे प्राइमेट से, या फिर किसी दूसरे ही इंसान से कोई सब ऐसे पकड़ के ले लिए और फिर लगा दिए। तो सिंस द ग्राफ्ट्स वुड बी रिजेक्टेड सूनर और लेटर, तो इससे क्या होगा कि वो ग्राफ्ट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। हमारी बॉडी जो रेसिपिएंट है, जो ले रहा है उस ऑर्गन को, उसकी बॉडी उस ऑर्गन को रिजेक्ट कर देगी, अभी मतलब शुरुआत में ही या फिर कुछ टाइम बाद। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टिश्यू मैचिंग या फिर ब्लड ग्रुप मैचिंग आर एसेंशियल बिफोर अंडरटेकिंग एनी ग्राफ्ट और ट्रांसप्लांट, ओके, एंड इवन आफ्टर दिस द पेशेंट हैज़ टू टेक इम्यूनोसप्रेसेंट्स ऑल हिज और हर लाइफ। तो भाई हम लोग क्या करते हैं, दो चीज़ करते हैं, क्या करते हैं, टिश्यू मैचिंग करते हैं और ब्लड ग्रुप मैचिंग करते हैं। अभी क्यों करते हैं भाई, देखो टिश्यू मैचिंग करना पड़ता है, क्यों, क्योंकि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है हमारी, जो टी लिम्फोसाइट प्रोवाइड करता है, वो हमारा ग्राफ्ट रिजेक्ट कर देगा अगर सेल बाहर से आया तो। और ब्लड ग्रुप मैचिंग करना चाहिए, वरना फिर हमारा एंटीजन वरना ब्लड ग्रुप अगर मैच नहीं करेगा तो आप भी जानते हैं कि अगर एंटीजन अगर वो हो जाएगा, ठीक है ना, अगर बाहर से आएगा तो वो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ एंटीजन एंड आर बॉडी विल अटैक इट, ओके, आर एंटीबॉडीज़ विल बी प्रोड्यूस्ड इन आर बॉडीज़, और वो हमारी एंटीबॉडीज़ उनको अटैक कर देंगी।
एंटीजन समझ के, ठीक है ना, एंटीजन ही रहेंगे अगर ब्लड ग्रुप मैच नहीं किया तो, ठीक है ना, क्योंकि आप देखे होंगे, आप ब्लड फ्लूइड वाले सर्कुलेशन वाले चैप्टर में पढ़े होंगे इसको, ये तो बेसिक भी है, ठीक है ना, कि ब्लड ग्रुप मैचिंग होना ही चाहिए अगर ट्रांसफ्यूजन हो रहा है या फिर ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है तो टिश्यू मैचिंग के रिस्पॉन्सिबल है। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। एंड इवन आफ्टर दिस द पेशेंट हैज़ टू टेक इम्यूनोसप्रेसेंट। देखो भाई, टिश्यू मैचिंग क्यों करनी पड़ेगी बिफोर टेकिंग एनी ग्राफ्ट? टिश्यू मैचिंग इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि देखो, अब हमारा जो समझते हैं कि टिश्यू मैचिंग या फिर टिश्यू टाइपिंग भी बोलते हैं इसको, तो टिश्यू मैचिंग या टाइपिंग में करते क्या हम लोग HLA ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन मैचिंग करते हैं, ठीक है ना, इस प्रोसेस में, टिश्यू मैचिंग के प्रोसेस में। ये थोड़ा मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, पर थोड़ा आपको आइडिया दे रहा हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हो, पर मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा वरना वीडियो भी लंबी आ जाएगी और फिर NCERT से आपको आगे बढ़ना भी नहीं होगा। मैं बस थोड़ा इंटरेस्ट आपके जगाने के लिए बता रहा हूँ। और जितना बेटर ये HLA मैच होगा, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन का मैच करते हैं, तो जितना बेटर ये HLA मैच का काउंट होगा उतना सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट रहता है, ठीक है ना। और ये ज़्यादातर अच्छा मैचिंग होती है, सबसे अच्छा तो मैचिंग होगी सिबलिंग्स के, ठीक है ना, सिबलिंग्स से, फिर दूसरी बार होती है पेरेंट्स से, ठीक है ना। तो फिर ऐसे फैमिली में के विद इन ही सबसे अच्छी मैचिंग हो जाती है। इसलिए हम लोग किसी रिलेटिव को ही, कोई मतलब अपना हो, मतलब, ठीक है ना, तो उसी को हम लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं एज अ डोनर, क्योंकि फिर वो ट्रांसप्लांट को ग्राफ्ट रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है ना, अगर HLA मैचिंग बहुत बढ़िया हो जाएगी। अगर पास का मतलब रिलेटिव से हम लोग ये ट्रांसप्लांट करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, चांसेस कम हो जाएंगे ग्राफ्ट रिजेक्शन के। तो ठीक है ना, क्योंकि ग्राफ्ट रिजेक्शन जो होता है ना, उसमें क्या होगा कि जो सेल्स हैं जो कि ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन के साथ आई हैं या फिर ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन की सेल्स हैं, तो वो एक एंटीजन की तरह एक्ट करने लगेंगी हमारी बॉडी के लिए, और फिर हम हमारी बॉडी उस ऑर्गन को पे अटैक कर देगी, हमारे एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में, हमारी बॉडी अटैक कर देगी उस ऑर्गन को, ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन को, और ग्राफ्ट विल बी रिजेक्टेड। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वी टेक इम्यूनोसप्रेसेंट्स ऑल हिज और हर लाइफ ही हैज़ टू टेक, द पेशेंट हैज़ टू टेक। इम्यूनोसप्रेसेंट्स क्या होते हैं? इम्यूनोसप्रेसेंट वो मेडिसिन होती है जो कि हमारे बॉडी के इम्यूनिटी को लो कर देती है, जिसके वजह से ग्राफ्ट रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और पर इसके डिसएडवांटेज भी बहुत सारे हैं, ठीक है ना। इन्फेक्शन के चांसेस जैसे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर कर रहे हैं हम लोग खुद इम्यूनोसप्रेसेंट्स खा के। क्यों? क्योंकि अगर हमारी इम्यूनिटी थोड़ी स्ट्रांग हुई तो वो समझ जाएगी कि ये जो ऑर्गन है अपना कहीं और से आया है और इसको अटैक कर देगी, ठीक है ना। इसलिए हम अपनी इम्यूनिटी को कमज़ोर करते हैं कि वो पहचान ना पाए उस ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन को कि वो बाहर का फॉरेन है सेल उसमें है और उसको अटैक ना कर दे, इसलिए। तो ठीक है ना, तो द बॉडी इज एबल टू डिफरेंशिएट द सेल्फ एंड द नॉन सेल्फ, एंड द सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन। तो ये पूछा जाता है कि कौन सा इम्यून रिस्पॉन्स ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, और जो कि T लिम्फोसाइट प्रोवाइड करते हैं। और हमारी बॉडी दस इज एबल टू डिफ्रेंशिएट सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, ठीक है ना। हमारी इम्यूनिटी इतनी तेज है, ठीक है ना, दूसरे को पता लगा लेती है। इसलिए आप देखे होंगे कि मतलब आगे बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे कि इंसुलिन भी पहले हम लोग पिग से लेते थे, पर वो बंद कर दिए क्योंकि कुछ लोग एलर्जी उसके अगेंस्ट डेवलप करने लगे, क्योंकि वो फॉरेन का सेल थी, ठीक है ना, फॉरेन की सेल थी, फॉरेन प्रोटीन था वो इंसुलिन जो हम लोग पिग से ले रहे थे, तो इट वाज एक्टिंग एज एन एंटीजन। तो हमारी इम्यूनिटी उसको पहचान जा रही थी और उसके अगेंस्ट एक्शन ले रही थी, उस पर अटैक कर रही थी, ठीक है ना। इसलिए हमने उसको भी बाद में लेना बंद कर दिया, फिर बायोटेक्नोलॉजी से इकोलाई की मदद से वो बनने लगी, तो जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे ज़रूर। और हाँ, और ये जो इम्यूनोसप्रेसेंट्स होते हैं, अगर आप समझ रहे हैं कि थोड़ा रिलेट कर पाएंगे कि अगर इम्यूनिटी आपकी कमज़ोर कर रही है तो ये एक और जगह यूज़ की जा सकती है, जो कि है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में। ऑटो इम्यून जो डिजीज़ होती है हम में, जो कि हम लोग अगली ही वीडियो में पढ़ेंगे, मतलब पढ़ने वाले इसी चैप्टर में, नेक्स्ट पेज में ही है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, जिसमें जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो कि बहुत प्रोमिनेंट है, फेमिलियर है, आप लोग होंगे। तो वो उसमें क्या करते हैं कि हमारी इम्यूनिटी बहुत तेज़ हो जाती है, तो हमारी अपने ही सेल्स पर अटैक करने लगती है एज एन फॉरेन सेल समझ के।
तो उसको हम लोग सप्रेस करने के लिए, अपनी इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए इम्यूनोसप्रेसेंस का यूज़ करते हैं। तो इम्यूनोसप्रेसेंस ऑफ दैट ऑल्सो यूज्ड इन केस ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। तो चलिए, बस बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी वरना फिर लोग देखते भी नहीं है यार इतनी मेहनत करो, ठीक है ना। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, प्लीज़ एक अच्छा सा कमेंट छोड़िएगा। अगर आपको कुछ अच्छा ना लगे हो तभी आप एक ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं उसे ज़रूर सुधारने की कोशिश करूँगा। और अगर कोई डाउट हो जाए कहीं भी 11th 12th एनसीईआरटी बाहर का कहीं भी डाउट हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, मतलब ठीक है ना, फिजिक्स मतलब साइंस में ही, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा एज सून एज़ पॉसिबल। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।